यह कहानी है दशरथपुर की, जहाँ पर महाराज भानु प्रताप सिंह राज करते थे। वो अपने सिंहासन पर चिंतित अवस्था में बैठे थे। मंत्री जी, 7 महीने होने को आए हैं, लेकिन राजकुमार का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। हमें बहुत चिंता हो रही है कि वो कहाँ और किस हाल में होंगे। महाराज, आप फिक्र ना करें, वो गंगा मैया की गोद में गिरे थे। गंगा मैया ने उन्हें सलामत रखा होगा। तभी एक आदमी दरबार में हाजिर हुआ। महाराज, आपके लिए एक खुशखबरी है। कौन है आप? कैसी खुशखबरी? महाराज, मैं आप ही के राज्य के एक गांव का निवासी हूँ और खुशखबरी यह है कि राजकुमार हमारे राज्य में आ चुके हैं। क्या कहा आपने? कहाँ है राजकुमार? वो मेरे घर में हैं। वो महल ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको भूख लगी तो वो मेरे घर पधारे। इस समय मेरी बीवी उनको भोजन करवा रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो, हमें अभी उनके पास ले चलो। जी महाराज। पिताजी। राजकुमार युधिष्ठिर, कहाँ थे आप? आपको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। पिताजी, हम नदी में कितने समय बहते रहे यह हमें नहीं पता, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो हम एक बस्ती में थे। हमें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसी बस्ती के एक वैद्य ने हमारी औषधि की और आज जब हमारी याददाश्त वापस आई तो हम उसी समय अपने राज्य वापस आ गए। शुक्र है ऊपर वाले का कि आप ठीक हैं। चलिए महाराज, अब हम महल चलते हैं। राजकुमार को महल लाया गया। एक दिन राजकुमार अपने कक्ष में सो रहा था। तभी उसको महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर हाथ फेर रहा है और अचानक से वो जाग उठा। अरे, कौन है? उसने देखा तो कक्ष में उसके अलावा कोई नहीं था। बड़ी विचित्र बात है, यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। राजकुमार फिर से चादर तान सो गया। तभी फिर से उसको ऐसा लगा कि कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा है। राजकुमार युधिष्ठिर, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। अरे, ये क्या है? राजकुमार ने सूंघ कर देखा तो उससे खून की बांस आई। अरे, क्या हुआ राजकुमार? आपके हाथ पे खून कैसा? पता नहीं पिताजी। कुछ दिन बाद राजकुमार का विवाह पड़ोस की राजकुमारी मोहिनी देवी से हो गया। ये इनकी शादी की पहली रात थी। मोहिनी सजी धजी सेज पर बैठी थी और इन दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात गुजारी। अगले दिन राजकुमार और राजकुमारी पूरे दिन साथ रहे और दोनों नगर की सैर को गए। रात के समय राजकुमारी अपने कक्ष में अकेली थी। उसी समय राजकुमार भी खिड़की पर खड़ा महल के बाहर नजारा देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा।
अरे राजकुमारी! ये कहते हुए राजकुमार ने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? राजकुमारी की चीख सुनकर कुछ सिपाही राजकुमार और महाराज कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी को मृत अवस्था में पाया। राजकुमारी! राजकुमार राजकुमारी से लिपटकर रोने लगा। पूरे महल में कोहराम मच गया और जब ये खबर राज्य में फैली तो चारों तरफ गम का माहौल छा गया। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर राजकुमारी की मौत हुई कैसे, जबकि कक्ष में तो कोई नहीं था। हाँ पिताजी, यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। जब राजकुमारी अकेली थी तो उनकी हत्या कैसे हुई? सामने 2 सिपाही खड़े थे जो राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहरा देते थे। आप लोगों को पता कैसे नहीं चला कि कौन कमरे में गया और किसने राजकुमारी का कत्ल किया? महाराज, हम सच कह रहे हैं। राजकुमारी के कमरे में कौन था इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। हमने ना ही किसी को अंदर जाते देखा, ना ही बाहर आते हुए। उनके कक्ष में तो कोई खिड़की भी नहीं है, फिर भला कोई कैसे कक्ष में घुसा? महाराज के इस सवाल पर दोनों पहरेदार चुप खड़े रहे। इन दोनों पहरेदारों को कैद खाने में डाल दिया जाए। नहीं महाराज, नहीं। महाराज ने दोनों पहरेदारों को कैद खाने में डलवा दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद महाराज, आपसे मिलने आपके मित्र आए हैं। हमारे मित्र? जी, मधुपुर के महाराज चंद्रभान। क्या चंद्रभान? उनको जल्दी से अंदर भेजिए। सिपाही दरबार के बाहर गया और फिर राजा चंद्रभान को दरबार में लाया। राजा चंद्रभान, मेरे परम मित्र, कैसे हैं आप? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। ये हमारी पुत्री राजकुमारी नृत्या। प्रणाम। आपकी राजकुमारी बहुत प्यारी हैं। आओ राजकुमार, इनसे मिलो। प्रणाम। ये हमारे बचपन के मित्र महाराज चंद्रभान हैं और ये है इनकी पुत्री नृत्या। प्रणाम राजकुमार। राजकुमार ने नृत्या को देखा तो उन पर मोहित हो गया। आइए, आप सभी हमारे मेहमान खाने में चलिए। मेहमान खाने में बैठकर महाराज अपने मित्र से बातें करने लगे, लेकिन राजकुमार राजकुमारी नृत्या को एकटक देखे जा रहा था। आइए, हम आपको महल अच्छे से दिखा देते हैं। आपको हमारा महल कैसा लगा? जी, अभी महल देखा ही कहाँ है, अभी तो हम आए हैं। यह कहकर राजकुमारी हंसने लगी। वो असल में आप इतनी खूबसूरत हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या बात करें। बस बस राजकुमार, क्या आपने पहली बार कोई राजकुमारी देखी है? ऐसा है तो नहीं, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि शायद आज पहली बार कोई असली राजकुमारी हमारे सामने आई हैं। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी ऊपर से चर्र की एक आवाज आई।
उन्होंने एक साथ ऊपर देखा तो झूमर हिल रहा था। राजकुमारी, संभल कर। झूमर नीचे गिर गया, लेकिन ये दोनों बाल बाल उससे बच गए। राजकुमार को ये बात बड़ी ही अजीब लग रही थी। रात के समय सभी ने साथ में खाना खाया और उसके बाद आइए राजकुमारी, हम आपको बाग दिखा लाते हैं। पिताजी, हम अभी आते हैं। राजकुमारी, आपको हमारा शाही बाग कैसा लगा? राजकुमार, आप हमेशा हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं जिनको सुनकर हमें हंसी आ जाती है। हम एक राजकुमारी हैं। ये महल, ये बाग बगीचे, ये सब हमारे पास भी है। तो ठीक है, आज आपसे एक अलग बात पूछते हैं। ये कहकर राजकुमार ने राजकुमारी की आंखों में देखा। आपको हम कैसे लगते हैं? यह सवाल सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर शर्म के साथ मुस्कान छलक आई। आप ये सवाल हमसे किस लिए पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि हम आपको पसंद करते हैं। यह सुनते ही राजकुमारी शर्मा गई और वहां से भाग सीधा महल में आ गई। राजकुमार मुस्कुराने लगा, लेकिन इनको पता नहीं कि कुछ ही दूरी पर महाराज और उनके मित्र चंद्रभान साथ खड़े होकर इन्हें देखकर खुश हो रहे थे। चलिए, हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लेना चाहिए। जी, हम भी यही सोच रहे हैं। राज्य में एक बार फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। राजकुमार का विवाह राजकुमारी से करवा दिया गया और ये दोनों साथ में खुश रहने लगे। शादी के 2 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात राजकुमारी नृत्या, जी, राजकुमारी नृत्या, ये कौन हमारा नाम पुकार रहा है? राजकुमारी अपने कक्ष से निकली तो उसके बाहर खड़ा पहरेदार बोला, जी राजकुमारी। क्या यहाँ कोई हमें पुकार रहा था? नहीं राजकुमारी, हमने तो किसी की आवाज नहीं सुनी। तभी राजकुमारी को फिर से एक आवाज सुनाई दी। राजकुमारी नृत्या। ये आवाज तो हमें अभी भी आ रही है। राजकुमारी गलियारे की तरफ चली गई तो उसको एक लड़की नजर आई जो सामने की तरफ जा रही थी। अरे, कौन है आप? वहाँ कहाँ जा रही हैं? वो लड़की आगे बढ़ती रही। अरे, आप गिर जाएंगी। राजकुमारी उस लड़की को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागी। तभी अचानक से लड़की हवा में ऊपर उठ गई और उसकी जगह राजकुमारी ऊपर से नीचे गिर गईं। 2 सिपाही भागकर उसके पास पहुँचे तो पाया राजकुमारी मर चुकी थी। महाराज इस समय राजकुमार के साथ थे। महाराज, राजकुमारी महल के गलियारे से नीचे गिर गईं। क्या? राजकुमार और महाराज को एक बड़ा झटका लगा। वे दोनों भागकर राजकुमारी की लाश के पास पहुंचे और कुछ ही देर में महल में कोहराम सा मच गया। पूरे राज्य में फिर से गम का माहौल छा गया। उसके पिता महाराज चंद्रभान अपनी पत्नी रानी दुर्गामती के साथ शमशान घाट पहुँचे। भानु प्रताप, हमने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से किया था। क्या इसलिए कि वो बस चंद दिनों में यहाँ रहे और उनकी हत्या हो जाए? हम आपसे क्षमा चाहते हैं मित्र चंद्रभान।
किंतु ये कोई हत्या नहीं थी। अगर हत्या नहीं थी तो मौत कैसे हुई हमारी पुत्री की? इतना बड़ा महल, इतने सारे कर्मचारी, आप सबके होते हुए हमारी पुत्री कैसे ऊपर से नीचे गिर गई? इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, आप क्रोध ना करें। आप जानते हैं, हमें पता चला है कि पहले भी आपके पुत्र का विवाह हुआ था और उसकी पहली दुल्हन की भी हत्या हो गई थी, वो भी उसी शयन कक्ष में। हमें तो लगता है आप लोग दुल्हनों को ब्याह लाते हैं और फिर जब मन भर जाता है तो उनकी हत्या कर देते हैं। यह सुनकर महाराज के दिल को अजीब ठेस पहुंची और राजकुमार तो अपनी सुध खो बैठा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी हर पत्नी की मौत क्यों हो जाती है। इसी सोच में डूबे हुए उसे रात हो गई और इस समय वो बाग में टहल रहा था। वो उस लम्हे को याद कर रहा था जब वो इसी बाग में राजकुमारी के साथ हाथ थामे घूमा करता था। वो उसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ जहाँ पर 2 रात पहले वो राजकुमारी के साथ बैठा था। तभी पीछे से किसी ने उसको पकड़ लिया। कौन है? वो अचानक से चौंक पड़ा। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी उसको एक हंसी सुनाई दी। राजकुमार ने देखा कि उस पेड़ पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। यह पढ़कर राजकुमार हैरान रह गया और फिर पेड़ पर लिखी वो पंक्ति भी अपने आप गायब हो गई। पिताजी, हमें आपको कुछ बताना है। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? पिताजी, हमें हमेशा अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है, जैसे कोई है जो हमेशा हमारे साथ है। इस बात को हमने पहले गौर नहीं किया था, लेकिन अब हमें कुछ समझ आ रहा है और हमें लगता है कि हमारी पत्नियों की मौत की वजह भी उसी से जुड़ी है। क्या कहना चाहते हैं आप? आज हमें एक आवाज भी सुनाई दी। उसने कहा कि हम सिर्फ उसके हैं और वो हमें किसी और का होने नहीं देगी। यह सुनकर महाराज का भी सर चकरा गया। उन्होंने उसी समय राज्य के महान तांत्रिक को बुलाया। महाराज, हम राजकुमार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी, पूछिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है, यह आपके साथ कब से हो रहा है? ये तभी से हो रहा है जब से हम राज्य में वापस आए हैं। राज्य में वापस? इससे पहले आप कहाँ थे? हमें कुछ याद नहीं। जब हमें होश आया तो हमने अपने आप को धनबान गांव में पाया। हमारे सामने एक वैद्य था। उसने हमें बताया कि हम पिछले 7 माह से उसी के घर में रह रहे थे। हमारी याददाश्त जा चुकी थी और वो हमें अर्जुन कहकर पुकारते थे। फिर एक दिन जब हम जंगल में घूम रहे थे तो हमारा सर पेड़ से जा लगा और उसके ठीक बाद हमारी याददाश्त वापस आ गई। लेकिन अब हम ये भूल गए थे कि पिछले 7 माह में हमारे साथ क्या हुआ था। ठीक है राजकुमार, हम एक बड़ा अनुष्ठान करेंगे। उसके जरिए हम उस आत्मा को बुला सकेंगे। अगर वो हमारे वश में आ गई तो हम ये पता लगा पाएंगे कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। जैसा आपको ठीक लगे बाबा। पूर्णमासी की रात तांत्रिक ने महाराज और राजकुमार को शमशान घाट बुलाया। ये दोनों अपने साथ मंत्री जी को लिए वहाँ पहुँचे। तांत्रिक कुंड के सामने बैठा हुआ था और उस कुंड के दूसरी तरफ एक गोल घेरा खींचा हुआ था। राजकुमार, आप इस घेरे में बैठ जाइए। राजकुमार घेरे में बैठ गया। और महाराज, आप एक बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो जाएं। वो एक अभिमंत्रित पेड़ है।
उसके नीचे आपको कोई खतरा नहीं होगा। चलिए मंत्री जी। महाराज मंत्री के साथ बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर नजर रखने लगे। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः। तांत्रिक इसी मंत्र को बार बार जपते हुए कुंड में आहुति डाल रहा था। जो भी आत्मा राजकुमार के पीछे है, मुझसे आके बात कर। एक भयानक हंसी फिजा में गूंजी और सभी चौंक पड़े। कौन है तू? सामने आ। एक साया सा राजकुमार के सर पर मंडराने लगा, जिससे राजकुमार डर गया। डरो नहीं राजकुमार, जब तक इस घेरे में हो वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी एक पिशाचिनी वहां प्रकट हुई। उसे देखकर राजकुमार भयभीत हो गया और महाराज और मंत्री की भी आंखें फटी रह गईं। कौन है तू? मैं एक पिशाचिनी हूँ। तो राजकुमार के पीछे क्यों पड़ी है? क्या तू राजकुमार की हर दुल्हन को मार देती है? मैं ऐसी नहीं थी। राजकुमार के धोखे ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है, वरना मैं तो राजकुमार से बहुत प्यार करती थी और इसकी एक अच्छी प्रेमिका थी। नहीं, हम आपको नहीं जानते। भला हम कब आपसे मिले और कब हमने आपको धोखा दिया? धनबान गांव, जहां तुम पूरे 7 माह रहे थे। यह सुनकर राजकुमार ने तांत्रिक की तरफ देखा और तांत्रिक ने सवाल किया। तो किस धोखे की बात कर रही है? ठीक से बता। हो सकता है तेरी परेशानी खत्म करने में मैं तेरी मदद कर सकूं। बताती हूँ। राजकुमार जब नदी में बहता हुआ धनबान गांव पहुंचा था, तब राजकुमार नदी के किनारे पड़ा है। गांव के कुछ आदमी वहां आते हैं। अरे ये कौन है? इसकी पोशाक से तो ये कोई अमीर ज्यादा लगता है। और गांव का मुखिया भी वहां पहुंचा। ये जो भी है हमारे गांव में आया है, तो इसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। रामू, तुम जाओ और अभी वैद्य जी को बुला कर लाओ। रामू, जो कि एक टांगे वाला था, कुछ ही देर में वैद्य जी को बुलाकर ले आया। वैद्य ने हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी देखी, फिर उसके सीने को दबा दबा कर उसके पेट का पानी बाहर निकाला, मगर तब भी राजकुमार होश में नहीं आया। उसके माथे पर एक गहरा घाव था। ये जिंदा तो है, लेकिन अभी बेहोश है। इसके सर पर चोट आई है। वैद्य जी, आप इसे अपने घर ले जाइए और इसका इलाज कीजिए। जैसा आप कहें सरपंच जी। रामू, तुम इसे और वैद्य जी को घर पहुंचा दो। जी मुखिया जी। रामू ने राजकुमार को उठाया और उसे अपने तांगे में डाला और ये वैद्य के घर पहुंचे। बेटी रोशनी। जी बाबा। रोशनी ने राजकुमार को देखा। ये कौन है बाबा? ये कोई अजनबी है।
गंगा में बहता हुआ गांव के किनारे आ पहुंचा। अभी ये बेहोश है। रोशनी राजकुमार के चेहरे को गौर से देख रही थी। तुम इसका ध्यान रखो, तब तक मैं अपने मतब पर जाता हूँ। अगर इसको होश आ जाए तो मुझे खबर कर देना। यह कहकर वैद्य अपने मतब पर चला गया और रोशनी राजकुमार के चेहरे को एकटक निहारती रही। उसके चेहरे में ना जाने उसे क्या नजर आ रहा था। उसको खबर भी ना हुई कि उसे देखते देखते न जाने कब सुबह से शाम हो गई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। वैद्य सुबह जाता और पूरे दिन रोशनी बस राजकुमार को निहारती रहती। रोशनी बेटा, लगता है आज ये होश में आ सकता है। तुम इसके पास ही रहना, ठीक है? जी बाबूजी। वैद्य के जाते ही रोशनी फिर से राजकुमार को निहारने लगी और ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी राजकुमार के हाथों की उंगलियां हरकत करने लगीं। अरे, इनको तो होश आ रहा है। तभी राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और रोशनी से उसकी नजरें मिलीं। आप कौन हैं? रोशनी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। क्या आप जानती हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? जी, फिलहाल हम आपके बारे में बस इतना जानते हैं कि आप नदी के पानी में बहते हुए हमारे गांव में आए थे। क्या नदी के पानी में? जी, हमारे पिताजी वैद्य हैं, इसलिए वही कुछ दिनों से आपका इलाज कर रहे हैं और 4 दिन में आप आज होश में आए हैं। राजकुमार को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। बेटा, तुम कैसे हो? जी, आप वैद्य जी हैं? हाँ बेटा, ऊपर वाले का शुक्र है कि आप होश में आए। अब आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? वैद्य जी, हमें कुछ भी याद नहीं। अपना नाम तक याद नहीं है। पर लगे घाव की वजह से तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। हो सकता है कुछ दिन बाद आपको सब कुछ याद आ जाए। अभी आपका घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो क्या तब तक आप हमें यहीं रखेंगे? जी हाँ, और हम आपको अर्जुन कहकर पुकारेंगे। रोशनी राजकुमार को बोलता देखकर उसकी ओर और ज्यादा आकर्षित हो गई। वैद्य रोजाना अपने काम पर जाता और ये दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते। धीरे धीरे इनमें प्यार हो गया। राजकुमार का घाव भी ठीक हो गया, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। अर्जुन, आप हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपको छोड़कर भला क्यों जाएंगे? एक दिन राजकुमार और रोशनी जंगल में गए। वहाँ ये दोनों घूम रहे थे। तभी एक चीता वहाँ आया। रोशनी, चलिए। राजकुमार ने रोशनी का हाथ थामा और दोनों वहाँ से भागे, लेकिन राजकुमार गिर पड़ा। अर्जुन! राजकुमार इस चोट से बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो वैद्य के घर पर था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग कौन हैं? अर्जुन बेटा, मैं वैद्य हूँ। अर्जुन, मैं रोशनी। माफ कीजिए, हम आपको नहीं जानते और हमारा नाम अर्जुन नहीं है। क्या आप बता सकते हैं हम कहाँ पर हैं और हमारा राज्य दशरथपुर कितनी दूर है? आपका राज्य? हाँ, हम दशरथपुर के राजकुमार युधिष्ठिर हैं। यह सुनकर रोशनी बुरी तरह से हैरान रह गई। पिताजी, ये हमें पहचान क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, कभी कभी जब इंसान की याददाश्त वापस आती है तो वो उस समय को भूल जाता है।
जो उसने तब गुजारा था जब उसे कुछ याद नहीं था। मतलब ये अपनी जिंदगी में वापस जा चुके हैं। पिछले 7 माह से ये हमारे साथ रह रहे थे और क्या क्या इनके साथ हुआ ये अब इनको कुछ याद नहीं। यह सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा सदमे में आ गई, लेकिन उसके और राजकुमार के प्यार के बारे में उसके पिता को कुछ पता नहीं था। इतनी कहानी बताकर पिशाचिनी चुप हो गई। राजकुमार, क्या आपको अब कुछ याद आ रहा है? हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इसने जो कुछ भी बोला वो सब सच में हुआ था। जब तुम मुझे छोड़कर चले आए तो मैं दिन पर दिन सदमे में जाती रही। ना खाती थी, ना कुछ पीती थी, बस तुमको याद करती रहती थी। इस इंतजार में थी कि तुमको कुछ याद आएगा और तुम मुझे लेने वापस आओगे, अपना वादा निभाने वापस आओगे। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी तरह एक दिन जब मुझ में कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मेरी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद मैं एक पिशाचिनी बन गई और मैंने ये ठान लिया कि अब मैं तुमको किसी और का नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं तुमसे शादी करने वाली हर लड़की को मार देती हूँ और आगे भी ऐसा ही करती रहूंगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। तभी महाराज और मंत्री भी सामने आ पहुंचे। महाराज ने पिशाचिनी के आगे हाथ जोड़ लिए। देखिए देवी जी, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हमारे राजकुमार ने जो भी वादे आपसे किए, उस समय वो हमारे राजकुमार नहीं थे। उस समय वो आपके अर्जुन थे। लेकिन अब ये हमारे इकलौते पुत्र हैं और इस राज्य के राजकुमार। नहीं पिताजी, आप ऐसा न कहें। हमसे जो भी गलती हुई आप हमें उसके लिए क्षमा करें रोशनी। लेकिन आपने अगर मरने से पहले एक बार हमसे बात करके हमें याद दिलाने की कोशिश की होती तो हमें जरूर सब कुछ याद आ जाता और आप ही राजकुमारी होती। हमारे पुत्र को क्षमा करें। नहीं पिताजी, रोशनी से किया गया वादा हम नहीं तोड़ सकते। अब हमें सब कुछ याद आ गया है। रोशनी, आप हमें मार दीजिए। अगर ऐसा करने से हम एक हो सकते हैं तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर पिशाचिनी सोच में पड़ गई। अर्जुन, अब आप अगर हमारे अर्जुन बन चुके हैं तो हम आपको बता दें कि हम अपने अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं। हम आपको नहीं मार सकते। आपने हमें अपना प्यार मान लिया, यही हमारे लिए काफी है। अब हमें मुक्ति मिल सकती है। यह कहकर पिशाचिनी पहले अपने असली रूप में आई। उसको देखकर राजकुमार मुस्कुराया। रोशनी उसको देखकर मुस्कुराई और महाराज से बोली, अब हम आपके राजकुमार को छोड़कर जा रहे हैं। अब आपकी नई बहू को और आपके राज्य को कोई खतरा नहीं है। यह कहकर उसने आखिरी बार राजकुमार की तरफ देखा और गायब हो गई। उस दिन के बाद पिशाचिनी राजकुमार को कभी नजर नहीं आई। कुछ दिनों बाद राजकुमार का विवाह बल्लभगढ़ की राजकुमारी के साथ हुआ और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।